हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमारी हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है, एमसीक्यू की सीरीज। और इसमें 700 एमसीक्यू जो है वो हम लोग हिस्ट्री के कवर करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, इवन आर्ट एंड कल्चर के मिक्स्ड क्वेश्चंस। और ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज नहीं है, इसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन को। और इस सीरीज में ऑलरेडी हम लोग 70 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। अब इसमें इस वीडियो में 71 टू 80 क्वेश्चन जो है वो मैं आपका कवर कराऊंगा। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। जो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको नोट डाउन जो है वो करना है। ऑलराइट, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड है ना, 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान पहला पॉइंट तो 1946 में लाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना। अब पहले स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड मतलब उसका क्या रिकमेंडेशन था, क्या रिकमेंड किया था उसने। तो पहली चीज तो बिल्कुल करेक्ट है, एक अनडिवाइडेड इंडिया। कैबिनेट मिशन ने पार्टीशन यानी कि बंटवारे के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था गाइस, और एक यूनाइटेड फेडरल इंडिया की सिफारिश की थी। और यह प्लान 1947 में पार्टीशन होने से पहले का था, इसलिए 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान है, याद रखिएगा। ये प्लान बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंडिया जो है वो डिवाइड हो, इंडिया और पाकिस्तान में। दूसरे, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड नहीं कर रहा था ये। आपको बता दें कि इस प्लान में एक वीक सेंटर की सिफारिश की गई थी, ना कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। कहा गया था कि सेंटर के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के मामले होंगे बस, बाकी सारी पावर जो है वो प्रोविंसेस को दी जाए। तो कैबिनेट मिशन प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रोविंस को स्ट्रॉन्ग करना, सेंटर को नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर रखिएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरे स्टेटमेंट में है कि रेसिड्यूरी पावर जो है वो प्रोविंसेस को दी जाए, ये भी बिल्कुल सही है। रेसिड्यूरी पावर जो है ये वो शक्तियां होती हैं जो यूनियन या स्टेट लिस्ट में शामिल नहीं होती। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने ये शक्तियां प्रोविंसेस को दी थी, जो वीक सेंटर के आइडिया को जो है वो सपोर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो देखो कैबिनेट मिशन प्लान अच्छे से प्रिपेयर करके रखो 1946 का। और अभी तक आपने अगर लाइक का बटन हिट नहीं किया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 72nd क्वेश्चन, क्या रीजन था फॉर द राइज ऑफ मगध अमंग महाजनपद? कि महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद जिनके बारे में आप जानते हैं, उनमें से मगध ही क्यों जो है वो राइज कर गया? तो देखो गाइस, मगध के महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मतलब बनकर उभरने के काफी सारे कारण थे। चाहे वो ज्योग्राफिकल कारण ले लो, इकोनॉमिक कारण ले लो, स्ट्रेटेजिक कारण ले लो, है ना, काफी सारे कारण थे। तो स्टेटमेंट में जो है वो पहले लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसकी, ज्योग्राफिक एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिल्कुल सही है। मगध की पहली राजधानी जो है वो कौन सी थी, किसी को पता है? राजगिर। लिख लो, राजगिर जो थी वो उसकी पहली राजधानी थी मगध की। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी कि एक स्टेट अगर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अपने एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहेगा। ये नेचुरल फोर्टिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो मगध इतना पावरफुल इसलिए बना क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद की राजधानी की बात करें, जैसे पाटलिपुत्र, गंगा, सोन और गंडक नदी के जंक्शन पर थी, जो इसे रिवर पर कंट्रोल और ट्रेड रूट्स के लिए बेहतर बनाती है। तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए ये पावरफुल बना, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके पावरफुल बनने के पीछे। पहला पॉइंट बिल्कुल सही। दूसरा, ये गलत है गाइस, इसमें लिखा है कि बुद्ध की एक्टिविटीज के एसोसिएशन के कारण ये पावरफुल बना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध और महावीर जैसे धार्मिक नेताओं की अगर हम बात करें, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करें, इनके लीडर्स की बात करें, तो इनके साथ मगध के शासक जैसे बिंबिसार हुए, अजात शत्रु हुए, इनका जुड़ाव था। लेकिन ये फैक्टर मगध के राइज का प्राइमरी रीजन नहीं था, है ना। इकोनॉमिक और मिलिट्री फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या पूछा गया कि आपको बताना है कि भाई बुद्ध एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है ये, तो इसलिए भी उसका राइज हुआ।
तो प्राइमरली रीजन नहीं है, बट हाँ एक फैक्टर जो है वो माना जा सकता है, बट प्राइमरली नहीं माना जा सकता, तो उसको अभी अपन एकदम एक्यूरेटली नहीं देखेंगे। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये करेक्ट है। मगध गंगा के मैदान यानी कि गंगा प्लेन्स में स्थित था, लिखा हुआ है ना कि फर्टाइल जोन ऑफ लैंड था इसका, तो इसकी जो मिट्टी थी वो फर्टाइल थी और चावल की खेती के लिए परफेक्ट मानी जाती थी, जिससे एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ और इस सरप्लस ने राजा को बड़ी आर्मी मेंटेन करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करी, क्योंकि पैसा रहेगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। एक और फैक्टर मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें ऑप्शन में नहीं है बट मैं आपको अलग से बता देता हूं, मगध में आयरन ओर इसके भंडार भी थे, जैसे आज की डेट में आप झारखंड में देख लो। अब इस आयरन ओर के कारण उसने बेहतर वेपन्स बनाए, एग्रीकल्चर के लिए उनको बेहतर टूल्स मिले, है ना, जो बताता है कि इसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी का एक बड़ा कारण बन गया आयरन ओर, है ना। तो अगर मैं ऑप्शन मार्क करवाने की बात करूं तो वैसे तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही होने चाहिए, बट मेरे हिसाब से मोस्ट एक्यूरेटली अगर पूछा जाए तो 1 एंड 3 होगा, क्योंकि बुद्ध की एक्टिविटीज तो हर जगह पर थी, बट सिर्फ मगध ही क्यों राइज कर गया बाकियों से, समझ रहे हो, तो ये चीज। अब नेक्स्ट, क्योंकि बुद्धिज्म में जो लोग जो थे वो अलग अलग एरियाज पे जाकर बुद्धिज्म को प्रमोट कर ही रहे थे ना, बट मगध ही क्यों राइज कर रहे थे, तो इसलिए हम स्पेशली बुद्धिज्म को इससे रिलेट नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजिक है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के फैक्टर्स, ऐसी चीजें देखना जरूरी है सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। इसमें पूछा गया है कि उन्होंने किन किन चीजों को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया। तो केशव चंद्र सेन की बात करेगा इस तो ब्रह्मो समाज लिख लीजिएगा, ब्रह्मो समाज के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने सोशल रिफॉर्म समाज में सामाजिक सुधार में बहुत योगदान दिया, तो ये एक कट्टर सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने इन सभी प्रोग्रेसिव विचारों को बढ़ावा दिया। पहले तो विडो रीमैरिज बहुत इंपॉर्टेंट, विधवा पुनर्विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, और इंटरकास्ट मैरिजेस इसको भी इन्होंने प्रमोट किया। पर्दा सिस्टम और चाइल्ड मैरिजेस इसको अपोज किया, लिखा है ना कि अबॉलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम, इसको इन्होंने अबॉलिश किया। चाइल्ड मैरिजेस को लिख लो, चाइल्ड मैरिजेस को अबॉलिश किया। वुमेन एजुकेशन, महिलाओं के जो शिक्षा है उसके लिए और उनको सशक्त करने के लिए काम किया, उनके प्रयासों से एक चीज लिख लेना, 1872 में फेमस सिविल मैरिज एक्ट, नागरिक विवाह अधिनियम पास हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल मैरिज एक्ट 1872 किसके कंट्रीब्यूशन से पास हुआ, तो इनका नाम याद रखना, केशव चंद्र सेन। और सिविल मैरिज एक्ट ने ही बाल विवाह पर रोक लगाई और इंटरकास्ट मैरिजेस को लीगल स्टेटस दिया। तो ये चारों ही कंट्रीब्यूशन केशव चंद्र सेन के हैं, तो 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, अब देखो, अभी जब लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो है वो दिया था तो उसमें ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया। वो कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, इनके बारे में तो मैंने आपको पहले पढ़ा ही चुका है। तो बताओ कुंवर सिंह जो है वो कहां से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर आपको जो है पता ही होगा। तो बिहार से एसोसिएटेड, बिहार के जगदीशपुर स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह अगर बिहार से जुड़े हुए हैं तो आप देखिए ए का जो है वो 2 होगा, है ना। तो ए का अगर 2 है तो आपको आपके सामने जो है वो क्या 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बी और सी, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। अब मौलवी अहमदुल्ला भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कहां के ये मौलवी अहमदुल्ला, अवध फैजाबाद, याद करो, बताया था ना मैंने आपको। तो हमारे पास 2 के ऑप्शन हमें याद है कि मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद के, तो 2 बी का जो होगा वो 3 होगा और बी का 3 भी, अच्छा दोनों ही है, चलो अच्छी बात है ये। अब इसमें आपको क्लैरिटी पता होनी चाहिए। मंगल पांडे, मंगल पांडे तो आप जानते हो यार, कहां के थे मंगल पांडे ने, अच्छा लोग मेरठ जो है वो बोलते हैं, मेरठ से सिपाही म्यूटिनी हम लोग को जो है वो देखने को मिली, है ना। तो मंगल पांडे, बट एक्चुअली आप ध्यान में रखिए कि स्पेसिफिकली बैरकपुर, मंगल पांडे जी एसोसिएटेड थे बैरकपुर से। इन्होंने बैरकपुर बंगाल में रिवोल्ट की शुरुआत की जब उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई थी, लिख लेना, बैरकपुर से एसोसिएटेड है मंगल पांडे। और जीनत महल दिल्ली, जीनत महल
जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड की पत्नी थी, लिख लेना, जीनत महल बहादुर शाह जफर सेकंड की पत्नी थी। उन्होंने दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन जो है वो किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है वो थोड़े से ध्यान में रखना ही वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ गया था। हाँ ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, 75th क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो लिख लो आप, थियोसॉफिकल सोसाइटी की गाइस स्थापना करी थी मैडम एच पी ब्लवात्स्की के द्वारा। लिख लो, मैडम एच पी ब्लवात्स्की के द्वारा। स्पेलिंग में बता देता हूं, BLAVATSKY, ब्लवात्स्की। और कर्नल HS ऑलकॉट के द्वारा, कर्नल COLONEL, कर्नल HS ऑलकॉट OLCOTT, इनके द्वारा, ब्लवात्स्की और ऑलस्कॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875। अरे यार वो 1875 लिखो आप, ये लाइट चालू करना भूल गया मैं। 1875, ठीक है। और कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अदयार मद्रास, अदयार मद्रास, ADYAR, मद्रास MADRAS, तो यहां पे था। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी अलाइड इटसेल्फ टू हिंदू रिवाइवल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या शुरुआत से ही हिंदू के रिवाइवल पर इसने काम किया? गलत, पहला स्टेटमेंट गलत। नहीं भैया, सोसाइटी शुरू में सभी रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इसके प्राचीन ज्ञान पर जोर देती थी। हिंदू रिवाइवलिज्म के साथ इसका गहरा कनेक्शन एनी बेसेंट के इंडिया आने के बाद हुआ, वेरी बिगिनिंग से नहीं। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वेरी बिगिनिंग, वो गलत है। एनी बेसेंट इंडिया आई थी, उसके बाद से हिंदू रिवाइवलिज्म पर इसका असर हुआ, पहले शुरुआत से नहीं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बट देखो ऑप्शन में आपको जो है वो 3 ओनली दिख नहीं रहा है, बट दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है वो मैं आपको समझा देता हूं लॉजिकली। कई बार क्या होता है कि करेक्ट आंसर जो है वो अपन को फाइंड आउट करना है, इसमें पीडीएफ में जो है वो जैसा यूपीएससी चाहती है ना उस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए नहीं है, बट इसलिए मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे। अब गलत क्यों बोला मैंने इसको? द थियोसॉफिकल सोसाइटीज एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू साउथ इंडिया ओनली लिखा है। नहीं भाई, साउथ इंडिया ओनली तक नहीं था। इस सोसाइटी का हेडक्वार्टर साउथ इंडिया में था, अदियार में था, मद्रास में था, और वहां उनकी एक्टिविटीज स्ट्रांग थी, लेकिन उनकी एक्टिविटीज नॉर्थ इंडिया और दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी फैली हुई थी। कन्फाइंड शब्द लिखना ही गलत हो गया ना, तो दूसरा भी गलत है। आप खुद बताओ मुझे, वेरी बिगिनिंग ये शब्द लिखा हुआ है, ये भी गलत है। वेरी बिगिनिंग, ओनली शब्द भी डाउटफुल होता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो अपना 3 ओनली तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, है ना। तो स्टेटमेंट 3 वाला करेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो ऑकल्ट मिस्टिसिज्म पर बिलीव करती थी। इसका बेसिक गोल था यूनिवर्सल ब्रदरहुड बनाना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन को प्रमोट करना। ऑकल्ट पावर्स जो होती है ना, जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन, रीइंकारनेशन की पुनर्जन्म किसी का हो रहा है, अवतार आ रहे हैं कोई, है ना, तो इस पर इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अवतार आ गया कोई, है ना। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब करेक्ट आंसर अगर हम देखें, अगर ऑप्शन में, अब आप ऑब्वियसली बात है 3 ओनली ऑप्शन में आपका है नहीं, तो आप मतलब करेक्ट एग्जैक्टली क्या मानोगे? तो आप 1 and 3 मान सकते हो इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए ना और आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, अब आपको पता है कि हाँ यार इसमें 3 ओनली होना चाहिए, तो अगर हम और एक्यूरेसी पे जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एकदम शुरुआत से तो नहीं, बट यस हिंदू रिवाइवलिज्म पर इसने काम किया था, तो 1 को मान लो आप। सेकंड तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि साउथ इंडिया तक इसकी एक्टिविटी लिमिटेड नहीं थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 1 and 3 आप बिल्कुल अप्रोप्रिएटली करेक्ट जो है वो मान सकते हो, है ना। बट अगर 3 ओनली होता इसमें, तो 3 ओनली बिल्कुल एब्सोल्यूट ऑप्शन होता, ठीक है। तो ऐसी क्लैरिटी मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो है वो डेवलप हो,
और वो तभी होगी जब आप प्रॉपर तरीके से एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, और उसके लिए बस सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखते जाओ। अब 76 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। इनमें से कौन से जो थे वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से एसोसिएटेड थे इंडिया में? आइए अब हम बात करें सबसे पहले बीपी वाडिया के बारे में। ये थे भैया, ये इंडिया में ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट्स थे इसके पायनियर में से एक थे। उन्होंने, लिख लो, 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। 1918 के मद्रास लेबर यूनियन को स्टैब्लिश करने वाले वाडिया साहब थे। इसे भारत की पहली संगठित ट्रेड यूनियन माना जाता है, ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन माना जाता है मद्रास लेबर यूनियन को। एनएम जोशी जी तो आप जानते ही, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड ये हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको कवर किया। फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन्हें कहा जाता है, याद आ रहा है? फिर एक है ढूंढी राज थेंगड़ी। ढूंढी राज थेंगड़ी, ये गलत है गाइस, इनका लेना देना नहीं था ट्रेड यूनियन से। वो एक प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन लीडर थे, लेकिन ये नाम आमतौर पर शुरुआती आंदोलन से जो है वो नहीं जुड़ा है ना, मतलब ये थे ट्रेड यूनियन से बट उतने ज्यादा इन्वॉल्व जो है वो नहीं थे। ढूंढी राज। के कामराज की बात करें तो के कामराज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। कुछ समय पहले ही हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है ना। उनका मुख्य योगदान जो था वो स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक प्रशासन में था। कामराज प्लान के बारे में हमने बात करी थी, याद आ रहा है? थोड़े समय पहले हमने डिस्कस किया था। अब तो ये भी गलत है। विट्ठल भाई पटेल की बात करें तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ये एक फेमस पॉलिटिकल लीडर थे। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष भी थे, पहले प्रेसिडेंट थे, इंडियन प्रेसिडेंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। इनका मुख्य फोकस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर था, ना कि ट्रेड से रिलेटेड। तो इसमें 1 और 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है माना जाएगा, जोशी साहब और वाडिया साहब, है ना। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब अपना नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ये 77 क्वेश्चन। अब देखो आप, ये क्वेश्चन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। लिख लो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। अब देखो पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि द एक्ट इंक्रीज द पावर ऑफ मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन। बिल्कुल सही भैया। 1909 के अधिनियम में ये जो कानून था 1909 का, इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था, इसने मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, जिसको पूरक प्रश्न कहते हैं हम लोग, पूछने और बजट पर प्रस्ताव यानी कि बजट पर रेजोल्यूशन पेश करने की अनुमति दी थी। तो 2 चीजों के लिए फेमस था कि मेंबर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और बजट पर रेजोल्यूशन पेश कर सकते हैं, है ना, प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे सदस्य की शक्ति में काफी वृद्धि हुई, मेंबर्स की पावर जो है वो बढ़ी, क्योंकि अब केवल सवाल पूछकर चुप नहीं रह सकते थे बल्कि फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते थे। इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। इस चीज की पावर उनको दे दी गई। नेक्स्ट जो है वो गलत है गाइस। वोटिंग जो है वो सेपरेट बजट आइटम्स पर अलाउ नहीं की गई थी। 1909 के अधिनियम ने सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रस्ताव पेश करने की पावर्स दी थी, बट वोटिंग करने या बजट के किसी हिस्से को अमेंड करने का अधिकार नहीं दिया था, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए ये 1 ओनली जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट, अब आओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पता है आपको कि बहादुर शाह जफर जो सेकंड जो हम लोग को देखने को मिला था 1857 रिवोल्ट के समय पर था, जो 1857 की क्रांति के समय, इसको जो है वो ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। जिस ब्रिटिश अधिकारी ने इसको गिरफ्तार किया था उसका नाम था मेजर विलियम हॉडसन। और कहां पर गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं टॉम्ब में गिरफ्तार किया था। अच्छा, जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसके साथ इसके पुत्र और पोते मौजूद थे, जिसका नाम था, मैं आपको बता देता हूं, हॉडसन ने जब इसको गिरफ्तार किया बहादुर शाह जफर को रिवोल्ट ऑफ 1857 में, तब सिर्फ यही गिरफ्तार नहीं हुआ था, इसके 2 पोते, इसके 2 पुत्र यानी कि 2 बेटे और 1 पोता गिरफ्तार हुआ। इसका नाम था
मिर्जा मोगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ये इसके दो बेटे थे जिनको गिरफ्तार किया था, और जो पोते को गिरफ्तार किया था उसका नाम था मिर्जा अबू बकर। तो देखो इसमें आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, वो बिल्कुल सही है। अब हुआ ये कि हॉटसन ने इन्हें दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे पर भीड़ के सामने गोली मार दी थी। तो यही क्वेश्चन में देखो पूछा गया था, बहादुर शाह जफर जो सेकंड था, उसको जो गिरफ्तार किया गया था और उसके ग्रैंडसन को जो गिरफ्तार किया गया था, उनके नाम जो है वो पूछा था। तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे, और उसको गोली मार दी थी, तो उससे रिलेटेड था। ये घटना ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, बट आपने मेरा लेक्चर अब सुना है तो अब आपको पता लग गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है बात करें हम लोग, आओ। तो ये क्वेश्चन जो है ये ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री से रिलेटेड बात जो है वो कर रहा है। मद्रास लेबर यूनियन की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर फटाक से बता ही दो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन भी आपसे किया था। तो ये इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, याद करो। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है वो चेन्नई, आज की डेट में जो मद्रास है ना, सॉरी पहले जो मद्रास था, चेन्नई जो आज की डेट में है, और वहां पे बंकिम घम और कर्नाटक हिल्स के वर्कर्स के लिए जो है वो की गई थी। और इसके फाउंडर जो थे वो वाडिया साहब थे, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और वाडिया साहब के अलावा आपको मुदलियार साहब भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बीपी वाडिया और वी के मुदलियार है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो है वो इनके द्वारा की गई थी। अब आप देखो ऑप्शन में, देखो आप, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको। ऑप्शन में आपको कांजी द्वारका दास जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो आप, कांजी द्वारका दास पहले नंबर पर, और उमर आपको सुभानी देखने को मिल रहे हैं। तो AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इससे भी जो है वो जुड़े हुए हैं ये, है ना। लेकिन मद्रास लेबर यूनियन से ये जुड़े नहीं थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। और बाद के पीरियड में जो है वो राजनीतिक नेता जो है वो रामचंद्र भी रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट नेता। बट आपसे तो क्वेश्चन जो है वो मद्रास लेबर यूनियन से रिलेटेड पूछा था, तो वाडिया तो आपको पता ही था, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की जो है वो बात करेंगे। तो इनमें से पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कौन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, संविधानिकतावादी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप होता है गाइस जो सिर्फ फोकस करता है किस चीज के ऊपर, कि हम ब्रिटिशर से लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, है ना। मतलब ये मानते थे कि ब्रिटिशर जो है वो संविधान, रूल्स रेगुलेशंस चेंज करें और इंडियंस को पावर्स दें, है ना। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये था। तो कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप था जो ब्रिटिश रूल के तहत जो कानून बनाए गए थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे, तो उसके माध्यम से ये जो है वो चाह रहे थे कि इनको अधिकार मिले, है ना। तो वो चुनाव लड़ते थे, काउंसिल्स में प्रवेश करके सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का मतलब वो है कि जो व्यक्ति मतलब डायरेक्ट चैलेंज नहीं करेगा, वो घुसेगा सिस्टम में और फिर उसको, सिस्टम को चेंज करेगा, समझ रहे हो आप। तो इसमें मौजूद थे सी राजगोपालाचारी, जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी। KM मुंशी साहब हो गए, सत्यमूर्ति साहब हो गए, है ना। तो ये इस विचारधारा से जो है वो जुड़े हुए थे। तो सत्यमूर्ति, KM मुंशी, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। अब दूसरा ग्रुप जो था वो लेफ्ट विंग ग्रुप था, वामपंथी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नेहरू साहब, बोस साहब, ये ऐसे नेता जो है वो रेडिकल चेंजेस और मास मोबिलाइजेशन में विश्वास रखते थे। इनको पता था कि भाई ये ब्रिटिशर जो है वो पेटिशन और रिक्वेस्ट से सुनने वाले नहीं है, है ना। तो नेहरू साहब लेफ्ट विंग लीडर थे। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, जिसका ऑप्शन लिखा हुआ है, जो ये होम रूल लीग से जो है वो जुड़ी थी, इनका योगदान अलग था। बोस साहब जो थे वो रेडिकलिस्ट थे, और सत्यमूर्ति और मुंशी साहब जो थे वो बेसिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज पूछी गई है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, तो वो यही थे, है ना। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमने 80 क्वेश्चन भी जो है गाइस कंप्लीट कर लिए हैं। तो होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे लेक्चर्स, टॉपिक समझ में आए होंगे। लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इस पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। यानी कि ये बेसिकली 700 क्वेश्चन की पूरी PDF है। और सिर्फ 700 क्वेश्चन की नहीं दूंगा मैं आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सबकी, यानी कि 700 क्वेश्चंस की हर सब्जेक्ट वाइज की सीरीज एक सिंगल मैंने PDF बना के रखी हुई है। कितने पेजेस की है? 668 पेजेस की है। तो वो 668 पेजेस की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। चलो, जय हिंद।